पर्वत सर। एक बार इन्हीं स्थानों को जान लेते हैं और इनमें एक एक में हम एक एक लाइन लिखते रहेंगे। सबसे पहले तेजाजी का जन्म कहां हुआ था? खरना। तेजाजी जब अल्प आयु में थे तब तेजाजी का विवाह किसके साथ किया जाता है? पेमल। और पेमल कहां की रहने वाली थी? पनेर। यानी तेजाजी का ससुराल कहां था? पनेर। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह विवाह पनेर में नहीं हुआ था। जो तेजाजी का मैरिज गार्डन था वो पुष्कर था। पुष्कर सरोवर में 52 घाट है किनारे पर, उनमें से जो नाग घाट है उस नाग घाट पर तेजाजी का विवाह पेमल के साथ हुआ था। और जब तेजाजी महज 6-6.5 माह की आयु के थे, बिल्कुल 5-6 माह की आयु में तेजाजी का विवाह हो गया। इसलिए अपने गीत गाते हैं, पीड़ा पोतड़ा प्रणायो कुंवर तेजा रे, कि हे तेजाजी आपको तो तभी प्रणा दिया था, प्रणाने का मतलब होता है विवाह कर दिया था, जब आप पीले पोतड़े यानी आप बिल्कुल छोटे थे, पोतड़े पहनते थे, कपड़े भी नहीं पहनने सीखे थे, बिल्कुल अल्पायु में आपका विवाह हो गया था। विवाह पेमल के साथ हुआ। पेमल पनेर की थी, लेकिन विवाह किस स्थान पर हुआ था? पुष्कर। पुष्कर सरोवर में जाओगे तुम कभी तो चारों तरफ 52 घाट बने हुए हैं, गऊ घाट, गांधी घाट, उनमें से कौन से घाट पर हुआ? नाग घाट। यहां ध्यान यह भी देना है कि पेमल और तेजाजी का ये जो रिश्ता हुआ था, ये पेमल के मम्मी पापा ने डिसाइड नहीं किया था। तेजाजी के तो पिताजी ने हाँ की थी, लेकिन पेमल के मामा ने डिसीजन लिया था कि भाई मेरी जो बांजी है पेमल, उनकी शादी तेजाजी से होगी। अपने नाना और मामा और सगाइयां करते ही रहते थे, तो मामा ने सगाई कर दी पेमल की, किसके साथ में? तेजाजी के। शादी हो गई पुष्कर में। शादी के बाद क्या पेमल ससुराल आना शुरू हो जाएगी? नहीं, वो पियर में ही रहती थी। अपने राजस्थान के बाल विवाह अलग टाइप के थे। भले ही लड़कियों की शादियां कम उम्र में हो जाए, लेकिन लड़की बाद में अपनी मम्मी पापा के पास ही रहती थी। और जब लड़की बड़ी हो जाती, ससुराल जाने योग्य उम्र हो जाती, तब उसे ससुराल भेजते थे, जिसको गोना या मुकलावा कहते थे। गोना या क्या कहते? मुकलावा। अपने पेमल तेजाजी का विवाह, पेमल अपने उधर मम्मी पापा के साथ है, तेजाजी इधर अपने गांव है। दोनों अल्पायु में है, दोनों को कोई समझ सी नहीं थी, दोनों को कोई जानकारी नहीं है। अब 5-6 महीने का बच्चा क्या समझेगा? धीरे धीरे वक्त बीतता गया। तेजाजी 3-4 साल के हो गए, पेमल की 3-1 साल की हो गई, लेकिन शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। उसी समय कोई बात ऐसी बिगड़ गई कि तेजाजी के पिता और पेमल के मामा के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है। और अनबन इतनी हो जाती है कि तलवारें चल जाती है और एक दूसरे को देख लेने की धमकियां दी जाने लगी। पेमल के मामा ने यह भी कह दिया कि भूल जाना रिश्ते को, पेमल नहीं आएगी। तेजाजी के पिताजी गांव के सरपंच थे, मुखिया थे, और उन्होंने कहा ठीक है देख लेंगे। और दोनों पक्षों में तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, दोनों पक्षों के अंदर अनबन हो जाती है, तलवारें चलने तक की नौबत आ जाती है। तेजाजी के पिता गांव आते हैं और गांव के तमाम लोगों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके उस घटना के बारे में बता देते हैं कि गांव का कोई भी व्यक्ति तेजाजी को पेमल के बारे में कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि मेरे बीच और पेमल के मामा के बीच ऐसी बात हो गई है और वो धमकियां दे रहे हैं, पेमल को नहीं भेजने का कह रहे हैं। इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति तेजाजी को पेमल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ये बात तेजाजी के पिता ने अपने गांव वालों को कही। पिता मुखिया थे, मुखिया का आदेश सर माथे पर होता था। गांव के तमाम लोगों ने कहा कि ठीक है कोई कुछ नहीं बताएगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। तेजाजी 10-11 साल के हो जाते हैं, लेकिन अब भी उनके पेमल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, शादी वादी के बारे में। तेजाजी 12-13 साल के हो जाते हैं, तेजाजी को अब भी कुछ नहीं पता। उधर पेमल को जब 11-12 साल की हुई तो शादी के बारे में पता लग गया था। लड़कों को प्राय ऐसी बातें पता नहीं लगती है, लड़कियों को कम से कम ऐसी बातों के बारे में घर वाले भी बता देते हैं, लड़कों को कौन बताए? तेजाजी को नहीं पता था। 12-13 साल के जब तेजाजी थे, पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। स्वर्गवास होने के बाद जो भी उस समय के संस्कार थे वो होते हैं, 12 दिन होते हैं। क्या इन 12 दिनों में उस पक्ष की तरफ से, पेमल वाले परिवार की तरफ से किसी को यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? लेकिन इन दिनों में उधर से कोई नहीं आया। इसका मतलब क्या समझा जाए कि रिश्ता आगे चलेगा या खटाई में गया है? अब मुश्किल है, क्योंकि उधर से कोई आया ही नहीं था। अब नहीं आया तो कोई बात नहीं, 12 दिन हो गए। उसके बाद धीरे धीरे रफ्तार बनने लगी। तेजाजी 16 साल के हो गए, लेकिन तेजाजी को अब भी कुछ नहीं पता।
उधर पेमल को पता है। तेजा जी 18 साल के हो गए, कुछ नहीं पता। तेजा जी ने 21वां बर्थडे भी मना लिया, लेकिन अब भी पेमल के बारे में कुछ नहीं पता। तेजा जी जीवन के 22वें वर्ष में प्रवेश करते हैं और जन्म दिवस मना लेते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। तेजा जी 23वां, 24वां, 25वां जब बर्थडे मनाते हैं तब भी तेजा जी को कुछ पता नहीं लगता है। यानी अब भी तेजा जी पेमल के बारे में या उस पूरे घटनाक्रम से अनजान थे। तेजा जी अपने जीवन के 26वें बर्थडे को धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पेमल के बारे में कुछ नहीं पता। तेजा जी 28वां बर्थडे मनाते हैं, लेकिन अब तक तेजा जी को कोई जानकारी नहीं है। तेजा जी प्रवेश करते 29वें बर्थडे में और ये भी बड़ी धूमधाम से मना, लेकिन पेमल के बारे में कुछ नहीं पता। फाइनली तेजा जी के जीवन में जो परिवर्तन आता है वो तेजा जी के जीवन के 30वें वर्ष में आता है, जब तेजा जी 30 साल के थे। यानी तेजा जी का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1130 में, और तेजा जी कौन से साल में आ जाते हैं? 1100 साल। तेजा जी के 1160 यानी जब वो 30 साल के थे तब जीवन में परिवर्तन आया। और बताया जाता है कथाओं के अनुसार कि तेजा जी एक दिन सुबह जल्दी 5-1 बजे बैल लेकर के खेत गए हुए थे और खेत में हल चला रहे थे। तेजा जी किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, और पुराने समय में अपने परंपराएं थी कि पुरुष अर्ली मॉर्निंग जल्दी खेत चले जाते थे, और जब तक तेज धूप नहीं तपे तब तक पुरुष 10, 11, 12 बजे तक 5-6 घंटे थोड़ा सा ज्यादा काम कर लेते, और महिलाएं पीछे से घर का कामकाज करके, पशुओं का कामकाज करके 11-12 बजे तक पुरुषों के खाना लेके खेत पे आ जाया करती थी। और पुरुष तब तक ठंडा ठंडा मौसम रहता तो थोड़ी सी तेजी से खेती बाड़ी का काम करते थे। तेजा जी अर्ली मॉर्निंग 5-1 बजे बैलों के साथ खेत जाते हैं और हल चलाना शुरू करते हैं। 11-12 बज गए, तेजा जी सुबह से हल चला रहे, भयंकर भूख लगी है, लेकिन अभी तक घर से कोई खाना लेकर नहीं आया है। इधर धूप बढ़ रही है और तेजा जी की भूख भी बढ़ रही है और लगातार गुस्सा भी बढ़ रहा है, और यूं करते करते 1 बज गई, लेकिन तेजा जी के घर से कोई खाना लेकर नहीं आया। तेजा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन करे क्या, अभी हल चला रहे हैं, कड़ाके की धूप पड़ रही है। यूं करते करते 2-2:30 बज गए। तेजा जी सुबह से हल चला रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा तो लाजमी है। सुबह 5 बजे से आदमी 2 बजे तक नॉन स्टॉप काम कर रहा है, अपने 2 घंटे की क्लास के बाद चाय नहीं मिले तो माथा फटने लग जाता है। तो तेजा जी तो सुबह 5 बजे से हल चला रहे हैं, और तेजा जी को भयंकर गुस्सा आ रखा था। और उसी समय 2:30 बजे के आसपास तेजा जी की एक भाभी थी, भाभी का नाम था रत्नी। वो रत्नी तेजा जी के लिए खाना लेकर के आती है। तेजा जी की नजर दूर से ही पड़ जाती है कि भाभी आ रही है, और तेजा जी ने भाभी को देखते, तेजा जी गुस्से में तो थे ही, अपने बैलों को खेजड़ी के पेड़ की छांव में बांधा, और तेजा जी सामने ही अपनी भाभी के सामने रवाना हो जाते हैं, और सामने जाकर के भाभी को 5-7 खरी खोटी सुना देते हैं। बोला कि ये कोई टाइम है क्या, किसी की कोई फिक्र ही नहीं है, आदमी भूखा रहे तो भूखा रहे, 2:30 बजे हैं। और भयंकर गुस्से में तेजा जी ने अपनी भाभी रत्नी को 2, 4, 5 बातें सुना दी। भाभी भी कम नहीं है, तेजा जी की भाभी है। उन्होंने वापस जितना गुस्से में रत्नी को सुनाया गया, रत्नी ने उतना ही गुस्से में वापस तेजा जी को बोल दिया। बोला कि मेरा तो यही टाइम है, मण पीस्यो मण पोयो मण को तो रांधियो खाटो खींचड़ो कुंवर तेजा रे। बोला कि तेजा जी कोई 1-2 रोटी तो बनानी नहीं होती है, मण पीस्यो, मण समझते हो? मण अपने 40 किलो को क्या कहते हैं? मण। बोला 1 मण तो पहले पीसा है, पहले चक्की नहीं होती थी या आटे के पैकेट नहीं मिलते थे, अनाज होता था उसको गट्टी से पीसना होता था, हाथ से। बोला मण पीस्यो, बोला 1 तो पहले 40 किलो तो आटा पीसा है। मण पीस्यो मण पोयो, पोयो का मतलब होता है बनाना, रोटी बनाने को क्या कहते हैं? रोटी पोना। मण पीस्यो मण पोयो मण को तो रांधियो खाटो खींचड़ो कुंवर तेजा रे। खाटो का मतलब कड्डी, कड्डी को अपने क्या कहते हैं? खाटा। और खींचड़ा अपने भोजन का प्रमुख हिस्सा था। बोला कि 1 मण तो, मण का मतलब ये मत सोच लेना कि तेजा जी 40 किलो आटा खाते थे, वो सांकेतिक लोक साहित्य में बोला गया है। वो रत्नी कह रही है कि पहले इतना तो आटा पीसा, फिर इसकी रोटी बनाई, सब्जी बनाई, और मेरे से तो इतना ही टाइम लगेगा, 2-2:30 तो बजी है, और अगर तुम्हें समय पे लंच चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, डिनर चाहिए तो पेमल को लेके आ जाओ। और रत्नी के गुस्से में एक शब्द निकल जाता है पेमल। गुस्से में थी, और गुस्से में हालांकि पेमल शब्द निकलते ही रत्नी को भी एहसास हो गया था कि मुझे ऐसा नहीं बोलना था, लेकिन गुस्से में आदमी कभी कभी
ऐसे शब्द बोल ही देता है जो नहीं बोलने होते हैं। पेमल शब्द निकलते ही रत्नी को भी गलती का एहसास हो गया, लेकिन ये पेमल शब्द तेजा जी को सुना और पेमल शब्द सुनते ही तेजा जी को बिजली सी कड़कती है। और तेजा जी ने रत्नी से पूछा कि रत्नी ये पेमल कौन है? रत्नी ने कहा कोई नहीं है, चलो शाम का समय हो गया, 3 बज गए, तुमने खाना नहीं खाया, खेजड़ी के नीचे चलो वहां पर खाना वाना खाओ। तेजा जी ने कहा कि नहीं, खाना बाद में खा लेंगे, अगर मेरी किन्हीं बातों का तुम्हें बुरा लगा हो तो रियली सॉरी, बस तुम तो पेमल के बारे में मुझे बताओ। और जब तेजा जी ने इस विनम्रता से पूछा तो रत्नी को भी लगा कि यार 30 साल हो गई, खूब हो गई अब पापा जी के आदेशों की पालना, कितने एक दिन पालना करते रहेंगे, 30 साल हो गए, अब बता ही देना चाहिए। और रत्नी ने सारी घटनाक्रम जो अब तक हो रखा था कि अल्पायु में शादी हुई थी, बाद में पेमल के मामा और अपने पापा जी के बीच में झगड़ा हो गया था, उन्होंने धमकियां दी थी, बाद में अपने इधर वो आए भी नहीं थे, छोटे मोटे प्रोग्रामों में पापा ने मना कर रखा था कोई नहीं बताएगा, जो जो घटनाक्रम था रत्नी ने पेमल की सारी इंफॉर्मेशन तेजा जी को दे दी। और तेजा जी उस पूरी इंफॉर्मेशन को सुन करके वहां से बिना खाना खाए घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रत्नी ने कहा कि अब क्या हुआ, खाना तो खा के जाओ, अभी तो तुम गुस्सा कर रहे थे कि इतना समय हो गया, भूख लगी है। तेजा जी ने कहा कि खाना पेमल के हाथ का ही खाएंगे और किसी के हाथ का नहीं खाएंगे। तेजा जी ने कहा कि एड़ा काई कड़वा बोल बोलिया बाबज मारिए, सूरो तो जी में लो फल का परणी के हाथ का। बोला कि अब ये तेजा फलके, फलके समझते हो, गेहूं की रोटी को अपने राजस्थानी में क्या कहते हैं? फलके। सूरो तो जिम्मे लो फलका परणी के हाथ का, परणी का मतलब पत्नी, यानी वो कह रहे हैं तेजा जी की भाभी तुमने इतने कठोर वचन मुझे बोले हैं कि समय पर ब्रेकफास्ट चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए, अब अगर तेजा रोटी खाएगा, अगर तेजा फलके खाएगा तो बिल्कुल छोटे छोटे फलके पेमल के हाथ के ही खाएगा, तेजा अब किसी के हाथ का खाना नहीं खाएगा। तेजा जी वहां से ऐसा कह करके गुस्से में रवाना हो जाते हैं। तेजा जी के बैल जो खेत में थे उन बैलों को तेजा जी ने छोड़ दिया, खेत में साइड में फसल थी, उस फसल के अंदर बैलों को छोड़ दिया और बैलों को कहा कि तुम आराम से फसल खाओ, चारा खाओ, मैं आ रहा हूं पेमल को लेके, मेरे ब्रेकफास्ट की व्यवस्था भी पेमल ही करेगी और तुम्हारे बैलों के ब्रेकफास्ट की व्यवस्था भी पेमल ही करेगी। और तेजा जी ऐसा कह के शाम को तो घर आ गए। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ करके व्हाइट एंड व्हाइट कुर्ता पायजामा बिल्कुल पहन करके सुबह सुबह अप टू डेट होकर के अपनी लीलन सुपरफास्ट को घर से बाहर निकालते हैं। लीलन घोड़ी लेके जैसे ही तेजा जी घर से निकले, तेजा जी की माता जी आ जाते हैं। तेजा जी की माता जी का नाम क्या था? राम कुंवारी। राम कुंवारी ने तेजा जी को रोका और बोला कहां? खेत जाना था, हल चलाने थे, और तू अप टू डेट होके कहां जा रहा है? तेजा जी घोड़ी से उतरे, माता जी के चरण स्पर्श किए और बोला कि माता जी आशीर्वाद दीजिए, आपके लिए बहू लेके आ रहा हूं। अचानक मम्मी चौंकी, फिर मम्मी समझ गई थी कि कल जब रत्नी खाना लेके गई थी वहां पर, तब हो सकता कि देवर भाभी में किसी बात को लेके कोई विवाद हुआ हो और भाभी ने, रत्नी ने सारी बातें बता दी हो। मम्मी ने बात को घुमाते हुए कहा कि तेजा जी कोई बात नहीं, तुम बहू को लेके आ जाना, लेकिन अभी नहीं, पहली बार तुम ससुराल जा रहे हो और पहली बार जब ससुराल जाते हैं तो जोशी जी से, पंडित जी से मुहूर्त पूछेंगे, शुभ मुहूर्त शुभ वार के अनुसार ही तुम्हें ससुराल जाना है। अभी तुम यहीं रुको, पहले जोशी जी से मुहूर्त निकलवाएंगे और पूछेंगे कि कौन सी तिथि को जाना है, कौन से वार को जाना है, अभी तुम नहीं जा सकते। तेजा जी ने कहा कि नहीं मम्मी, योद्धा जिस दिशा में बढ़ते हैं तिथियां, वार, नक्षत्र अपने आप ठीक हो जाते हैं, बस तुम तो आशीर्वाद दो, मुहूर्त मेरा पूछा हुआ एकदम पवित्र मुहूर्त है। तेजा जी जिद कर रहे थे, मम्मी को लगा कि मानेंगे नहीं, इसलिए माता जी ने दूसरा बहाना बनाया। और बहाना क्या, वो तो सही था। मम्मी ने तेजा जी को कहा कि ऐसा करो, तुम पहले राजल को लेकर आओ। किसको लेकर आओ? राजल। राजल कौन है? तेजा जी की बहन। राजल कहां पर है? अजमेर। राजल का ससुराल कहां था? अजमेर। और आज भी अपने घर में जब बहू आती है तो बहू के आने से पहले बेटी आती है या नहीं आती है? आती है। इसलिए उन्होंने, मम्मी ने कहा कि तेजा जी तुम एक बार पहले राजल को लेके आओ, क्योंकि बहू आने से पहले बेटी आएगी, और राजल को घर पे छोड़ो और उसके बाद तुम पेमल को ले आना। तेजा जी ने कहा कि नहीं, वो मैं जीजा जी को फोन कर दूंगा, राजल को पहुंचा के चल जाएंगे, मैं अब डायरेक्ट बताओ कहां जाने वाला हूं पेमल, राजल मेरे आने से पहले आ जाएगी, राजल को ससुराल वाले पहुंचा के चल जाएंगे। और जब तेजा जी जिद करने ही लगे तो मम्मी ने आशीर्वाद दिया, बोला ठीक है जाइए। और तेजा जी वहां से निकलते हैं। तेजा जी की लीलन सुपरफास्ट जैसे तैसे करके 120 140 की स्पीड से पनेर की तरफ बढ़ती है।
डिस्टेंस काफी है, इसलिए तेजा जी को पहुंचते पहुंचते शाम के लगभग 6-1 बजे का समय हो जाता। 5:30-6 बजे तेजा जी पनेर गांव में प्रवेश करते हैं। लेकिन जब पनेर गांव में तेजा जी की घोड़ी प्रवेश करती है तो घोड़ी के पैरों की आवाज इतनी जोर की थी कि 2-2 किलोमीटर तक पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तेजा जी जैसे तैसे एड्रेस कर पूछ करके अपने ससुर जी रायचंद्र जी के घर पहुंचते हैं और रायचंद्र जी के घर के बाहर ले जाकर घोड़ी को रोकते हैं। जिस समय घोड़ी वहां रुकी, घोड़ी के पैरों की आवाज बहुत तेज थी। और आप वैसे भी जानते हो कि जो शाम का 6-1 बजे का समय होता है, उस समय अपने गांवों में जो दुधारू पशु होते हैं, गाय भैंस वगैरह, इनका महिलाएं दूध निकाल रही होती है। और जिस समय महिलाएं किसी पशु का दूध निकाल रही होती है, उस समय अगर पास में कोई जोर की आवाज हो जाए तो पशु एक जगह खड़े रहते हैं या चमक जाते हैं? पशु चमक जाते हैं, वो उछल कूद करने लग जाते हैं। तेजा जी की जो सास थी, सास का नाम था बोदल। तेजा जी की सास का नाम था बोदल। जिस समय तेजा जी की घोड़ी वहां आके रुकी, पैरों की जोर की आवाज हुई, उस समय बोदल किसी गाय का दूध निकाल रही थी। घर के अंदर इस साइड में गाय बंधी थी, वहां गाय का दूध निकाल रही थी। वो गाय उस घोड़ी के पैरों की आवाज जोर की सुनकर के चमक जाती है और उछल कूद करने लग जाती है। उछल कूद करते करते एक लात बोदल के मुख पर मार देती है। और जब उस गाय ने वो लात बोदल के मुख पर मारी तो बोदल को भयंकर गुस्सा आया। और बोदल को नहीं पता कि बाहर कौन आया। बोदल को लगा कि अपने गांव के लड़के होंगे, घोड़े घोड़ियों को दौड़ा रहे होंगे। और बोदल ने कहा कि कौन है ये घोड़ी वाला, इसकी वजह से मेरे को लात पड़ी है, गाय चमक गई, इसको काला नाग डसे। यानी बोदल के मुख से शब्द निकल गया कि कौन है ये घोड़ी वाला, इसको काला नाग डसे। इधर से तेजा जी का घोड़ी से उतर करके घर में प्रवेश करना हुआ और उधर से उनकी सासू के ये शब्द निकलने हुए कि कौन है ये घोड़ी वाला, इसको काला नाग डसे। और ये शब्द तेजा जी को सुन जाते हैं। तेजा जी बेहद गुस्से में आ जाते हैं। तेजा जी मन ही मन सोच रहे हैं कि एक तो इतने सालों बाद ससुराल आया हूं, बहारों फूल बरसाओं के स्थान पर ये ऐसे सब बोले जा रहे हैं कि ये कौन आया है, इसको काला नाग डसे। और तेजा जी ने उसी समय प्रण ले लिया कि यहां आज के बाद दोबारा कदम नहीं रखूंगा। और तेजा जी वहां से यू टर्न लेने लग जाते हैं। घर में सामने ही पेमल बैठी थी और पेमल की नजर पड़ जाती है। पेमल फर्स्ट नजर में पहचान जाती कि ये बंदा तेजा है, कोई और नहीं हो सकता। जब प्रेम सच्चा होता है तो मन से आवाजें निकलती है, ये बात सही है, अंतरात्माओं से आवाजें निकलती है। पेमल ये भी समझती है कि ये पक्का तेजा जी है, मम्मी ने जाने अनजाने में कुछ ना कुछ कह दिया है और तेजा वचन के पक्के हैं, ये एक बार यहां से निकलने के बाद वापस आने वाले नहीं है। इसलिए घर के पीछे दरवाजे पर पेमल भागी भागी अपनी सबसे बेस्टी, पेमल की जो बेस्टी थी यानी पेमल की जो बेस्ट फ्रेंड थी, उसका नाम था लाछा। क्या नाम था? लाछा। लाछा गुर्जरी, लाछा गुर्जरी। तेजा जी की जो वो पेमल जो थी वो लाछा के पास जाती है और लाछा को जाके कहती है कि लाछा लाछा तेजा आए हैं। और लाछा मजाक के मूड में थी। लाछा ने कहा कि मैं क्या करूं, तेजा आए तो। पेमल इस बात पे गुस्से में आ जाती है, नाराज हो जाती है। पेमल कहती कि लाछा मैं तुझे सबसे मेरी बेस्ट फ्रेंड मानती थी और तू कह रही कि मैं क्या करूं, वो रूठ कर जा रहे हैं और तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनको मनाना तेरे नैतिक कर्तव्य बनता है। वो रूठ कर जा रहे हैं, उनसे बात करना पड़ेगा तुझे और उन्हें मनाना पड़ेगा। और जब पेमल ने सारी बातें बताई तो लाछा ने कहा ओके मैं अभी जाती हूँ। तेजा जी वहां से शाम का 6-6 बजे का समय हो ही रखा था, वो यूटर्न लेते ही हैं। लाछा वहां से जाती है, तेजा जी की घोड़ी को रुकवाती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है, आई एम लाछा गुजरी, बेस्ट फ्रेंड ऑफ पेमल, जो भी उस समय का इंट्रोडक्शन रहा था। और इंट्रोडक्शन देख करके तेजा जी से पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो आप? तेजा जी ने कहा इस घर में मैं दोबारा कदम नहीं रखूंगा, गांव जा रहा हूं मेरे। लाछा ने समझाया, बोला कि मम्मी ने अनजाने में बोल दिया होगा, जानबूझ के थोड़ी बोलेंगे। तेजा जी ने कहा जाने में बोले चाहे अनजाने में। तेजा ने प्रण ले लिया यहाँ नहीं आएंगे। तेजा जी नहीं माने तो लाछा ने कहा कि ठीक है तेजा जी, तुम्हें गांव जाना है चले जाना, लेकिन शाम को 6-6:30 बजे का समय हो रहा है, आधे घंटे में अभी अंधेरा पड़ जाएगा, गांव आपका बहुत दूर है, अंधेरे में कैसे जा पाओगे, घोड़ी के हेडलाइट भी तो नहीं होती, अंधेरे में कैसे चल पाओगे। अगर तुम इनके घर नहीं रुक सकते तो हमारे घर पर विश्राम कर लीजिए, भोजन वगैरह कर लेना और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तुम यहां से निकल जाना। और जब लाछा ने ज्यादा ही रिक्वेस्ट की तो तेजा जी ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तेजा जी अब रात्रिकालीन विश्राम लाछा गुजरी के घर करते हैं। वहां
भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं। पनेर गांव के कुछ मोजीज लोग, समझदार लोग, जो गणमान्य लोग थे, वो आते हैं, तेजा जी से समझाइश करते हैं। लेकिन तेजा जी ने कहा कि प्रण ले लिया मतलब ले लिया है, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग कॉफी पी के यहाँ से निकलेंगे और वापस नहीं आएंगे। और समझाइशों के बाद भी जब नहीं सेटल हुआ तो शाम को तेजा जी जो लोग थे वो सो जाते हैं, रात को नींद आ जाती है। सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे पेमल की उनकी लाछांग गुजरी की अचानक नींद खुलती है। लाछांग की नींद जैसे ही खुली, लाछा ने कहा कि एक बार गायों का दूध निकाल के ले आती हूँ, क्या पता तेजा जी कब नींद में से जगेंगे और वो जगते ही गांव रवाना हो जाएंगे, तो कम से कम चाय कॉफी दूध कुछ तो पी के जाएं। इसलिए लाछांग के घर से थोड़ी सी दूरी पर एक खाली जगह थी जिसको अपने बाड़ा कहते हैं, वहां गायें बंधी हुई थी और लाछांग कुछ बर्तन लेकर गायों का दूध निकालने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही बाड़े में जाती है, रात के समय उस बाड़े में से कोई गायें चुरा कर ले गया था, एक भी गाय वहां पर नहीं है। लाछा आती है, लाछा घर आकर के विलाप करने लग जाती है, आंखों में अश्वे धारा बह रही थी, आंसू थे। तेजा जी सुबह जल्दी 9-9:30 बजे अचानक नींद में से जगते हैं। जैसे ही तेजा जी की 9-9:15 बजे नींद खुली, तेजा जी ने देखा आगे लाछा के आंखों में से आंसू थे। तेजा जी लाछा के पास गए और पूछा कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही है। लाछा ने बताया कि मेरी कोई रात को गायें चुरा के ले गया, गायों के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। तेजा जी ने कहा कौन ले गया ऐसा। लाछा ने कहा कौन का तो क्या बताएं, कोई सीसीटीवी फुटेज तो है नहीं कि बता सके कौन ले गया है। लेकिन फिर भी इधर जब चोरी होती है तो मंडावरिया के आसपास पहाड़ी एरिया है, एक गांव पड़ता है, कौन सा, मंडावरिया, इसके आसपास पहाड़ी एरिया है। यहाँ पहाड़ों में मेर के मीणा इन गायों को संभवते ले जा सकते हैं। मुझे भी डाउट वहीं पर जा रहा है। लाछा ने जब ये बातें कही तो तेजा जी ने कहा नो प्रॉब्लम, मैं आपकी गायें छोड़ाऊंगा, बस तुम एक बार ये बता दो तुम पेमल की बेस्ट फ्रेंड तो हो ना। लाछा ने कहा कि हाँ मैं पेमल की बेस्ट फ्रेंड हूँ। तेजा जी यहाँ से पनेर से निकलते हैं, सुरसुरा सेंद्रिया होते होते कौन से गांव जाते हैं, मंडावरिया। यहाँ मेर के मीणाओं से मंडावरिया का युद्ध लड़ते हैं और मेर के मीणाओं को पराजित करके तेजा जी गायों को आजाद करवा लेते हैं और गायों को आजाद करवा के वापस पनेर आ जाते हैं। पनेर आके लाछा गुजरी को वो सारी गायें सौंप देते हैं और जैसे ही लाछा ने अपनी गायों को देखा, गायों को बाड़े में डाला और लाछा वापस सोने लग जाती है। तेजा जी ने पूछा कि अब क्यों, क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो। लाछा ने बताया कि मेरा एक केरड़ा पीछे रह गया है और उसके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। गाय के छोटे बछड़े को क्या कहते हैं, केरड़ा, और उसकी एक आंख फूटी हुई थी तो लाछा उसको कान्या केरड़ा कह देती थी। तो एक केरड़ा पीछे रह गया। तेजा जी ने जब इतनी हजारों गायें आजाद करवाई तो हो सकता है कोई एकादा गोवंश पीछे रह गया होगा, और लाछा का वो केरड़ा प्रिय था और लाछा ने कहा कि उसके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तेजा जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम रो मत, तुम पेमल की बेस्ट फ्रेंड तो हो ना। लाछा ने कहा हाँ मैं पेमल की सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ। और तेजा जी ने कहा कि केरड़ा मैं आजाद करवा के लाता हूँ। तेजा जी यहाँ से वापस पनेर, पनेर से वापस सुरसुरा, सुरसुरा से सेंद्रिया और सेंद्रिया से तेजा जी को कहां जाना है, मंडावरिया। जैसे ही तेजा जी दूसरी बार इधर जा रहे थे, सेंद्रिया गांव के बाहर निकले, मंडावरिया की तरफ रवाना होने लगे। सेंद्रिया गांव के बाहर तेजा जी ने देखा कि आग लगी हुई है और आग बड़े विकराल रूप में है। तेजा जी ने अपने घोड़ी को साइड में रोका, आग के दृश्य को देखा तो तेजा जी की नजर पड़ती है कि आग के अंदर एक नाग और एक नागिन जल रहे हैं। नागिन तो लगभग तड़प करके प्राण त्याग चुकी थी, लेकिन नाग अभी भी जिंदा था, वो उसके अंदर जल रहा था। तेजा जी जीवों के प्रति बेहद दयालु भी रहे थे, इसलिए तेजा जी ने उस अग्नि के पास जाकर के अग्नि को क्रॉस करके अपनी जान पर खेल करके अपने भाले से उस काले सांप को आग से बाहर फेंका, पानी के छींटे विंटे डाल करके उस सांप को बचाया। उस सांप को जैसे ही होश आया, वो सांप तेजा जी के सामने प्रकट होता है। उस सांप का नाम बासक बताया जाता है, या कुछ लोग उसका अपने साहित्य में बालू नाग बताते हैं। कौन सा नाग, बालू। बालू या जो लोकप्रिय ज्यादा नाम है वो कौन सा है, बासक। वो बासक नामक सर्प तेजा जी के सामने प्रकट हुआ, कहा कि तेजा जी बहुत बड़ा पाप आपने कर दिया, मुझे जिंदा नहीं बचाना था, नागिन तो जलकर मर गई और मुझ नाग को तुमने जिंदा बचा लिया। तेजा जी ने कहा ऐसा कौन सा पाप है, अगर किसी के प्राण बचाना पाप है तो मैं तो एक तो टाइम खराब करके रुका, वापस फेंक देता हूं आग में, अभी आग कौन सी कम हो गई, जल के मर जाना, कौन मना कर रहा है। सांप ने कहा कि नहीं, मेरे को एक ही बार आग में गिरने का वरदान था
और अगर आज मैं जल करके राख हो जाता तो मेरे पूरे वंश को जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती। ये मैं धरती का अंतिम काला सांप था। आज मैं मर जाता तो धरती पर काला सांप देखने को नहीं मिलता। अब मैं जीवित बचा हूं तो मेरे वंशज भी आएंगे, वंशजों के वंशज भी होंगे, उनको बिलों में छिप कर रहना होगा और मजबूरी में कभी कभी इंसान को दंश भी करना पड़ जाएगा। आज हमारे पूरे वंश को मोक्ष की प्राप्ति से आपने रोक लिया है। तेजाजी ने कहा, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरे को क्या पता, मैं तो एक तो रुका, तेरे खुद अग्नि में से शरीर पर छाले हो गए, अग्नि पार करके तुम्हें बचाने के लिए वहां आया। बासक ने कहा कि तुम्हें यह काम नहीं करना था, चाहे जाने में हुआ चाहे अनजाने में, इसका दंड तुझे भुगतना होगा और मैं तुझे डंक मारूंगा अभी के अभी। तेजाजी ने कहा, अभी डंक नहीं मार सकता, अभी मैं एक बार मंडावरिया जाऊंगा, वहां कुछ गोवंश पीछे रह गए हैं, उनको छुड़ाऊंगा, क्योंकि वो गोवंश पेमल के हैं, पेमल क्या लाछा के हैं, लाछा उनके बिना जी नहीं पाएगी और ये मैं नहीं देख सकता क्योंकि लाछा पेमल की बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए मैं सबसे पहले मंडावरिया गांव जाके गायें आजाद करवाऊंगा और फिर मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा और तब तुम मुझे डंक लेना। बासक साहब ने कहा कि सुबह सुबह मजाक के लिए मैं ही मिला, तुम सांप कटवाने के लिए, डंक मरवाने के लिए वापस यहां आओगे। तेजाजी ने कहा, यह धोलिया जाट का वचन है, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। बोल दिया आऊंगा मतलब आऊंगा, मर भी गया तो भी आऊंगा और अभी तुम मुझे काट भी नहीं सकते, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी मुझे जाने दिया जाए, अभी मुझे जाकर के युद्ध लड़ना है। और बासक ने कहा, ठीक है, देखते हैं धोलिया जाट अपना वचन कितना निभाता है, वेट कर रहा हूं, आ जाना टाइम से। तेजाजी ने कहा ओके। तेजाजी वहां से निकलते हैं, मंडावरिया की तरफ जाते हैं। मंडावरिया में इस बार मेयर के मीणाओं ने पूरी फील्डिंग सेट कर रखी थी, उनको पता था कि तेजाजी पक्का वापस आएंगे, कुछ गोवंश पीछे रह गए हैं। अलग अलग टोलियां बना के छापामार पद्धति से जगह जगह अलग अलग ग्रुप छिपे हुए थे और तेजाजी इस चक्रव्यूह में फंसने वाले थे। फंसने वाले क्या, फंस ही गए थे। तेजाजी ने जैसे मंडावरिया गांव में प्रवेश किया, तेजाजी को चारों तरफ से घेर करके इतने तीर तेजाजी पर चलाए गए, कुछ समझ नहीं आ रहा कि तीर आ किधर से रहा है। पूरे शरीर को छलनी कर दिया गया, पूरे शरीर में छिद्र ही छिद्र हो गए, पूरा शरीर रक्त रंजित है, खून से लथपथ है, लहू लुहान है, पूरे शरीर के अंदर छिद्र ही छिद्र। ऐसा कोई अंग नहीं जहां तीर नहीं लगा, सैकड़ों तीर एक साथ शरीर पर आ करके लग रहे हैं। लेकिन फिर भी तेजाजी ने अपने अद्भुत साहस, आपके वीरता और शौर्य का परिचय दिया। गंभीर घायल, पूरा शरीर छलनी, हर जगह छिद्र ही छिद्र, फिर भी तेजाजी लड़े, उन मेयर के मीणाओं को हराया, मंडावरिया का युद्ध जीता और जीत करके गंभीर घायल अवस्था में उन बची हुई गोवंशों को आजाद करवा करके तेजाजी मंडावरिया से वापस पनेर आते हैं। लाछा गुजरी को वो गायें भेंट करते हैं और कहते हैं कि बता दे लाछा, और कोई बाकी रह गया तो अभी तो वक्त लेके आ जाऊंगा। लाछा ने कहा कि नहीं, गायें तो पूरी आ गई, लेकिन तेजाजी तुम जा कहां रहे हो, रुकिए तो सही, तुम्हारा पूरा शरीर छलनी हो रखा है, पूरे शरीर से खून ही खून बह रहा है, तुम्हारे इलाज की जरूरत है, कुछ पट्टी वट्टी करते हैं। तेजाजी ने कहा कि नो नीड मी मेडिकल, इस समय मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, मैं भी जानता हूं कि मेरे शरीर में कुछ नहीं बचा है, पूरा शरीर छलनी हो रखा है, किसी भी वक्त मेरे प्राण निकल सकते हैं, लेकिन प्राण निकलने से पहले मुझे मेरा प्रोमिज, मेरा वचन कंप्लीट करना है। मैं बासक नामक सर्प को वचन देके आया था कि मर भी गया तो भी आऊंगा, धोलिया जाट का वचन है। तेजाजी अपने जान की फिक्र किए बगैर, अपने वचन की फिक्र के लिए बिना किसी इलाज के वहां से निकलते हैं, सेंदरिया गांव आते हैं। गांव के बाहर ही वो बासक इंतजार कर रहा था और बासक को तेजाजी ने आवाज लगाई कि बासक फटाफट आ जा और डंक मार ले, अगले ही सेकंड का भरोसा नहीं है कब शरीर से प्राण निकल जाएंगे, गंभीर घायल हो चुका हूं। बासक आता है, तेजाजी की गंभीर घायल अवस्था को देखता है, बासक का भी कलेजा पसीज जाता है और बासक ने कहा कि तेजाजी मान गया कि धोलिया जाट वचन का पक्का है, तो इतना गंभीर घायल है फिर भी तुझे तेरे प्राणों की फिक्र नहीं है, तू यहां वचन पूरा करने के लिए आ गया, मान लिया मैंने कि तुम्हारा वचन पूरा हो गया, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, मैंने तुझे डंक मारने की जरूरत नहीं है, अपना वचन पूरा हो गया। तेजाजी ने कहा कि नहीं, वचन तो तभी पूरा होगा जब तू मुझे काटेगा। बासक ने कहा कि नहीं हो गया, मैंने मान लिया। तेजाजी ने कहा ऐसे कैसे हो गया, फिर कहा क्यों था काटने का, काटना पड़ेगा, पहले क्यों कहा था कि काटूंगा, अब तुझे डंक मारना ही पड़ेगा। तेजाजी जिद करने लग गए, बासक समझा रहा लेकिन तेजाजी नहीं माने। तब बासक नामक सर्प ने अपने धर्म का हवाला दिया,
काले नागों का एक धर्म होता है कि वो कभी भी खून लगे स्थान पर डंक नहीं मारते, ये उनका धर्म होता है। अगर आप जीवन में कभी भी कहीं पर भी किसी काले सांप को देखो जो कहीं घूमता हुआ नजर आए और आपको लगे कि ये सांप गलत दिशा में जा रहा है, आगे घर में घुस जाएगा, स्कूल में घुस जाएगा, तो सांप जिस रास्ते पे जा रहा है उस रास्ते पे थोड़ा सा आगे जाके अपने अंगुली पर ओलपिन चुबा करके 2-3 खून की बूंदे गिरा देना, वो सांप वहां से यू टर्न ले लेगा। रक्त पड़े स्थान की तरफ वो सांप कभी नहीं बढ़ेगा। ये काले नागों का धर्म है कि खून लगे स्थान पर कभी भी सांप डंक नहीं मारेगा, सांप उस दिशा में जाएगा ही नहीं। तब जब तेजाजी जिद कर रहे थे तब बासक ने अपने धर्म का हवाला दिया और कहा कि तेजाजी मैं तुम्हें डंक नहीं मार सकता, तुम्हारा पूरा शरीर खून से स्नान कर चुका है, कोई ऐसा अंग ही नहीं जहां खून नहीं है, और हम काले नाग खून लगे स्थान पर डंक मार ही नहीं सकते, इसलिए मैं अधर्म नहीं कर सकता, धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता। तेजाजी ने कहा तू इधर आ, मेरे हथेली पर बैठ, जीभ मुख के अंदर है, उस पर कोई खून नहीं लगा है, एक अंग तेरे लिए बचा करके लाया हूं, क्योंकि जीभ मुख के अंदर थी इसलिए वहां कोई तीर नहीं लगा, बाकी तो पूरा शरीर छलनी हो रखा था। और तेजाजी ने उस बासक नामक सर्प को अपनी हथेली पर बिठाया और हथेली पर बिठाकर अपनी जीवा पर, अपनी जीभ पर उस बासक से दंश करवाया और अपना वचन पूरा किया। पूरे शरीर पर खून था इसलिए दंश कहां पर हुआ था? जीभ पर। और उसके बाद बासक को छोड़ दिया। तेजाजी यहां सेंद्रिया से यूटर्न लेते हैं, सुरसुरा पहुंचते हैं, तब तक उस बासक सर्प का जहर शरीर में फैल चुका था। भाद्रपद शुक्ल 10वीं का दिन था, 30 साल की उम्र यानी विक्रम संवत 1160, सुरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी गायों की रक्षा कर अपना वचन निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इसी स्थान पर तेजाजी का दाह संस्कार किया गया। तेजाजी की पत्नी पेमल इस स्थान पर तेजाजी के साथ सती हो जाती है। तेजाजी की घोड़ी लीलण तेजाजी की मृत्यु का समाचार गांव तक पहुंचा देती है। तेजाजी का इतिहास यहां समाप्त हो जाता है। यानी तेजाजी की वीर गति किस स्थान पर होती है? सुरसुरा। सुरसुरा कहां पर है? अजमेर में। तो लिख लो फटाफट नीचे,